भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे? कौन बनेंगे? ये तो एक बात क्लियर हो जाएगी आपको इसी वीडियो में कि इस बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब कौन रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपको हम पूरा डेटा के साथ समझा देंगे, एनालाइज करके आखिर कैसे इस बार 2029 में बीजेपी का खेला खत्म हो जाएगा और कांग्रेस आ जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा हमारी बात सुनकर अजीब लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन हकीकत में बोलता हूं दोस्तों कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नहीं आएगी। ये आप लॉक करके रख लीजिए और लिख कर रख लीजिए, 100% बोल रहा हूं। अब कैसे नहीं आएगी सरकार, वो भी हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे पूरे डिटेल में और आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अच्छे दिन वाह चौकीदार चौकीदार। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि अभी जो हमारे फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो उनका कामकाज कैसा है वो तो आपको दिख ही रहा होगा, अभी भी दिख रहा है। चाहे वो बीजेपी का हो या तो फिर कांग्रेस का हो या एसपी का हो, जेडीयू का हो, टीएमसी का हो, किसी भी दल का हो, सब कोई देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 12 साल में क्या कार्य किए हैं देश के लिए और क्या अच्छे किए और गलत किए, ये सभी को दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है। और जहां तक हमारा अनुमान है तो मोदी जी से मैं मतलब उतना संतुष्ट नहीं हूं काम के मामले में, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे हमारे देश में कर दिए जो कि कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं करवाया। वो मोदी जी 12 साल के अंदर करके बैठ गए। सोचिए क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ भाजपा को चमकाना था और पूरे ऑल इंडिया में भाजपा का मुख्यालय बनाना था। जो मुख्यालय कभी 2 करोड़ का हुआ करता था, आज 100 करोड़ का मुख्यालय बन गया। खैर, नेता है, पार्टी है, तो पार्टी तो अपना मुख्यालय बनवाता ही है, कोई भी दल का हो। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि मोदी जी के जो काम काज थे उससे तो मैं ना खुश हूँ आज के डेट में। अगर हकीकत में मैं बताऊं, अपना पर्सनली बात बता रहा हूँ, तो मोदी जी के जितने भी कारनामे हैं और दावे वो मैं कंपेयर करता हूं तो इनका एक भी दावा या तो फिर जो वादा था वो पूरा नहीं हो पाया है आज तक। 2014 में इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा दिए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर बाद में बोले कि काला धन लाएंगे और विदेशों में जो काला धन जमा है उसे 15-15 लाख सबके अकाउंट में जा सकता है, वो भी पूरा नहीं हुआ। 15-15 हजार भी देते तो मान लेते मोदी जी को। फिर उन्होंने बोला था कि शिक्षा में हम काफी सुधार करेंगे, क्रांति लाएंगे, वो भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा शिक्षा पे टैक्स लग रहा है 18%। और अलग से देख लीजिए, रोड सड़क गली नली, ये तो कॉमन काम होता है सरकार को करवाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं करवाया, नाली गली सड़क रोड भी नहीं बन पाया, अगर ब्रिज भी नहीं बन पाया, तो फिर वो सरकार को जूता मार के बाहर भगा दो। ठीक है, कांग्रेस राज में भी कितना बड़े बड़े पुल बने हैं, कितने सरकारी ब्रिज बने हैं और कितने रोड हाईवे, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए तो 12 साल में पूरा देश को चमका दिया, क्योंकि मोदी जी तो 12 साल से है, लेकिन कांग्रेस इस देश में 55 साल राज की है। भले मोदी जी बोलते हो कि कांग्रेस ने 70 साल में किया है, क्या 70 साल में देश को खोखला कर दिया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया, लेकिन हकीकत में आपको बताता हूं दोस्तों कि कांग्रेस ने सिर्फ इस देश में 55 साल ही राज किया। मतलब 55 साल पूर्ण कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी है। उसके बाद अलायंस पार्टी बनी और इधर 12 साल से तो मोदी जी है। ठीक है, और आज हमारे देश के 80 साल हो गए आजाद हुए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखें तो कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों में अगर हम पहले कंपेयर करके देखें, क्योंकि यही दोनों बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया में। ठीक है, तो ये दोनों में मोदी जी का जो कारनामे 12 साल में हुए हैं वो अंधभक्त के लिए तो सही है, और जो बेचारे मोदी को चाहने वाले भी हैं वो भी कर रहे हैं कि यार कैसे कैसे हमने वोट दिया था मोदी जी को, किस काम के लिए और क्या काम हो रहा है। और अब आजकल आप देख ही रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ जेड अल्फा और जेन अल्फा कर रहा है प्रोटेस्ट, उधर कृषि विभाग वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, उधर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर इधर यूजीसी वाला प्रोटेस्ट कर रहा है, इधर छात्र आंदोलन हो रहा है। मतलब यार कि ये लगता कि ऐसा ठेका लेके रखा है सब कि मोदी जी मानते ही नहीं बात, तो चलो हम प्रोटेस्ट करके ही मनवाएंगे बात। यही चल रहा है हमारे देश में और हकीकत भी ऐसा ही है। अगर कहीं पे चुनाव होगा तो मोदी, योगी, अमित शाह सब पूरा भाग दौड़ दिन रात करते रहेंगे, लेकिन अगर वहीं कहीं कुछ वेलफेयर की बात आ जाए, किसी अनशन कोई कर रहा है वहां पे जाने की बात आ जाए, या तो फिर कोई एजुकेशन का मतलब मामला हो, या तो फिर रोड गली नाली का मामला हो, तो ये सब में मंत्री कोई जाएगा ही नहीं। तो एक दूत को भेजेगा कि जाके देखो यार क्या हो रहा है वहां, फिर हमको बताओ। फिर 10 दिन 1 महीना में फैसला होगा, फिर धीरे धीरे फैसला होगा या तो फिर वही बात थक जाता है। ऐसा हो रहा था।
ठीक है। तो इसीलिए आज जो हमारे देश में इतना कोहराम मचा हुआ है, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह पर, और एक जगह नहीं, पूरे ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। सोचिए, पूरे ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो लोग, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। सोचिए, तो भाई साहब आप सोच सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया क्या? हमारा देश तो विश्व गुरु बनेगा ही नहीं, ये भी जुमला ही समझ लीजिए, क्योंकि अमित शाह खुद बोले थे कि जुमला एक तरह हमारा बोलने का तरीका होता है। 15-15 लाख देंगे तो हमको चुनाव जीतने का एक तरीका है, जनता को लुभाने का तरीका है कि हमको वोट देगा। कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है, और हकीकत भी यही है। जितने भी वादे थे मोदी जी को तो सब फ्लॉप हो गए। ठीक, अब देखिए मुद्दा समझिए कि आने वाले दिनों में आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको डेटा के हिसाब से बता देंगे इस बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो देखिए समझिए, सबसे पहले याद कीजिए 2014 की बात। 2014 में मोदी जी कैसे आए? तो पहले अन्ना हजारे को लेकर आए। क्यों? तो हमको लोकपाल बिल चाहिए, लोकपाल बिल चाहिए, और अन्ना हजारे उसका मेढक की तरह आए। उसके बाद पूरा मतलब मीडिया का सपोर्ट मिल गया उसको, और मीडिया के दम पे उसमें मोदी जी काफी पैसा खर्चा किए थे मीडिया के ऊपर। ठीक है, और उधर प्रशांत किशोर उस वक्त मोदी जी का सहारा बन गए थे कि आपको ये करना है, तो ये डेकोरेट करना है, यहाँ ये बोलना है, यहाँ ये बताना है, आपको इतना टीवी और प्रभारी ये सब लगाना, ताम झाम लगाना है चुनाव जीतने के लिए। उस टाइम प्रशांत किशोर जो है अभी बिहार के जो भी एमएलए बने हैं, ठीक है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी को 2014 में। ठीक है, और दिमाग उन्होंने ही दिया था कि आपको ऐसी ऐसी बातें बोलना है, गुजरात मॉडल बोलना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलना है, सबका साथ सबका विकास बोलना है। ये सब प्रशांत किशोर का ही नारा था। और उस टाइम प्रशांत किशोर काफी मतलब अपने दिल दिमाग से मोदी जी को सपोर्ट किया और 2014 का चुनाव जितवा दिया। और उसी वक्त अन्ना हजारे को खड़ा किया गया था जानबूझकर कि देश में एक ऐसा माहौल बन जाए, मतलब एंटी गवर्नमेंट हो जाए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बने ताकि कांग्रेस से चिढ़कर सब बीजेपी को वोट दे दे। ठीक है, तो 2014 में चुनाव हुआ और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो उस वक्त मोदी लहर चल रहा है। तो मोदी लहर में कितना सीट आया था बीजेपी को? 282 सीट मिला था लोकसभा की सीट, कांग्रेस को मिला था सिर्फ 44 सीट। सोचिए, बीजेपी को मिला 282 सीट 2014 में और कांग्रेस को मिला था सिर्फ 44 सीट। 2014 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोदी जी आ गए, वादा पूरा चालू कर दिया अपना, हम ये करेंगे वो करेंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख देंगे, अलान फलान ढमकान, खूब जितना फेंकना था झोला उठा के चल देंगे, ऐसा है वैसा है, जितना जुमला फेंकना था फेंक दिए। अब वही फेंक दिए तो जनता धीरे धीरे समझने लगी। 2019 आ गया तो देखिए जनता तो इतना बेवकूफ है नहीं, वो धीरे धीरे सब समझता है कि सरकार क्या बोली थी, क्या से क्या कर रही है। तो आ गया 2019। अब मोदी जी को भी लगने लगा कि भैया 2019 आ गया, हमने जो वादा किया था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ऐसे कारनामे कर दो, ऐसे कांड कर दो जिससे देश की जनता हमारे तरफ झुक जाए और फिर हमको बढ़ चढ़कर वोट दे दे। अब क्या हुआ आपको मालूम है, 2019 में जब चुनाव था तो 2019 में चुनाव से ठीक 2 महीना पहले पुलवामा हमला हुआ था। याद कीजिए, पुलवामा हमला हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ। तो वही पुलवामा हमला के बदौलत मोदी जी दूसरी बार 2019 में प्रधानमंत्री बने हैं। और यह मैं क्लियर कट कर रहा हूं, उसी पुलवामा हमला पर शहीद जवानों के ऊपर इन्होंने मतलब बढ़ चढ़कर राजनीति की, और वही राजनीति के चक्कर में इन्हीं पुलवामा हमला के शहीदों के राजनीति के ऊपर वोट मांगा और 12 मिराज उड़ा दिए। पाकिस्तान गया था 12 मिराज कि हम जाए और मार के आ गए हैं 300 आतंकियों को, मालूम है ना आपको, याद होगा। 12 मिराज सुबह से उड़ा दिया 4 बजे 5 बजे सुबह में। अब लग गया सबको, अरे वाह मोदी जी 56 इंच का सीना, 12 फाइटर जेट मिराज जाकर पाकिस्तान में और 300 आतंकियों को मारकर आ गया। सोचिए, तो उस टाइम क्या है, लोगों को एकजुटता जैसा हो गया देश में, और सबका सबका सीना मतलब देशवासियों का गर्व से भर गया कि अरे यार हमने बदला ले लिया उसका। ठीक है, तो इस तरह से बदला लिया नहीं लिया वो तो देखा है सबने, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन 2019 जो था उसमें चुनाव का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट था वो पुलवामा हमला ही था। या यूं आप कहिए कि पुलवामा फैक्टर की वजह से मोदी जी 2019 का चुनाव जीते। तो 2019 में मोदी जी को मिले थे 303 सीट, यानी कि वही पुलवामा हमला की वजह से इनका और 25 सीट प्लस हो गया, 2014 से भी ज्यादा मिल गया। 2019 में मोदी जी को मिला 2019 में 303 सीट और कांग्रेस को मिला कितना? 52 सीट।
2014 में 44 मिला था कांग्रेस को, लेकिन 2019 में 52 सीट मिला। खैर वहां 2019 में तो मोदी जी जीत गए। उसके बाद अब सोचे चलो यहाँ तो जीत गया भाई, जिस से करके जनता को बेवकूफ बना के जीत गया। अब आगे का क्या होगा 2024। अब 2024 भी आ गया। हालांकि मोदी जी वादा किए थे 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो नहीं हुआ और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और दुगनी क्या होगा उनकी आय, और किसान प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, जंतर मंतर पे भी धरना दे रहे हैं। सोचिए, तो 2024 का जब चुनाव हुआ तो 2024 में मोदी जी थोड़ा मात खा गए। मोदी जी को मिला कितना 240 सीट ओनली लोकसभा की, यानी कि पूर्ण बहुमत भी नहीं आ पाया बीजेपी को। वहीं कांग्रेस का सीट बढ़ के 99 हो गया। कांग्रेस को 2024 में 99 सीट मिला। इस तरह से 2024 में बीजेपी कम हो गया और कांग्रेस हाई हो गई। ठीक है, अब आने वाला है 2029। अब 2029 में क्या होगा भैया देख लीजिए। जिस तरह मोदी के जो वादे थे, तो वो वादे तो सब झूठ साबित हो गए। अब जनता भी जान गई। अब जनता जब जान गई और जाग गई तभी तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर जनता नहीं जानती, नहीं जागती, तो इतना प्रोटेस्ट होता ही नहीं। ठीक है, और मोदी जी को लगा कि हम 2 बार जीत गए तो अहंकार भर गया। 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते, उनको लग गया हम अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल हो गया, 13 साल होने वाला है, तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम था कि इस देश के युवा ही इन्हें बराबर मार के भेजा देंगे, विदा कर देंगे। ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है। आप अभी फिलहाल देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, जेन जेड और जेन अल्फा का प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी कि ये युवा इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन के डब्बे में। और इस बार ऐसा ही होने वाला है, देखिएगा। इस बार जो कांग्रेस का सीट है वो बढ़ जाएगा और करीब 200 प्लस सीट आ जाएगा कांग्रेस का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो आप सेव करके रख लीजिए। इस बार 200 सीट से ज्यादा कांग्रेस लाएगी 2029 में, और बीजेपी का 100 सीट भी पार नहीं हो पाएगा। प्लस जो अलायंस पार्टियां हैं उसका तो सीट आएगा ही, जो आने का है वो आएगा। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार एकदम से नहीं बनने वाली। और मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार 2029 में भाजपा को पूर्ण बहुमत तो मिलेगा ही नहीं। यहां सही सुना, पूर्ण बहुमत भाजपा को इस बार नहीं मिलेगा 2029 लोकसभा चुनाव में। ठीक है, और कांग्रेस इस बार जीतकर आएगी। कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन वो गठबंधन के साथ सरकार बना लेगी और इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि 2024 में बीजेपी को 240 सीट मिला और इधर नीतीश कुमार अपना 12 सीट लेकर आ गए इनके साथ। फिर चंद्रबाबू नायडू आ गया 16 सीट लेकर मोदी जी के साथ, तो उनका बहुमत पूरा हो गया। और हमारे देश में लोकसभा की सीटें 243 है, तो किसी को भी सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट लाना जरूरी है। यानी कि जिसका 272 से ज्यादा क्रॉस कर गया तो वह पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगा। लेकिन इस बार मोदी जी का नहीं आया था, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ में लेकर बगल में बैठाते थे। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रैली हो, तो आपने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी के बगल में बैठेंगे इधर चंद्रबाबू नायडू और इधर बैठेंगे नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि मोदी जी को डर है और मोदी जी का ये लॉजिक है। और इस बार देखते रहिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिस तरह से कैलकुलेशन किया है कि किसको कितना सीट आ सकता है, आपको मैंने जो कैलकुलेशन करके बताया है कितना सीट आ सकता है, तो उसके प्रमाण से हो भी सकता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि इतना ही आएगा, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है और आंकड़े से जैसे हम पता लगा सकते हैं। और अगर भैया एक बार कांग्रेस इस देश में फिर से आ जाती है तो इसका किला ढाना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर मोदी जी फिर वापस 55, 50, 60 साल इंतजार करेंगे। बीजेपी वाला इंतजार करेगा कांग्रेस को हटाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में हमारे देश को बनाया, निर्माण किया। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, रेलवे और अलान फलान ढमकान, ब्रिज, बड़े बड़े रेलवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, सब कांग्रेस के राज में ही बना हुआ है। और मोदी जी क्या बनाए? राम मंदिर अंधभक्त, राम मंदिर अंधभक्त। बिहार सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड ने पास किया है भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। पटना में बनने वाले इस भव्य मंदिर से में 112 करोड़ रुपए की लागत का ये भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा मंदिर बनेगा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के ही कद के बराबर उनकी सोने की प्रतिमा लगेगी। और इसके अलावा क्या, आज हम फोन अगर इनकमिंग बंद हो जाए, आज हमारे मोबाइल में अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो फोन भी नहीं आ सकता था, उसका भी पैसा देना पड़ता है। मोदी राज में सोचो, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं इससे? ठीक है, और गोदी मीडिया का तो फिर छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस के आ जाने के बाद गोदी मीडिया का क्या हश्र होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी बोल ही चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती है केंद्र में, ये सब गोदी मीडिया जितना भी है सबको भागना पड़ेगा। कम से कम स्टूडियो में तो कोई देखेगा ही नहीं गोदी मीडिया। और इसीलिए गोदी मीडिया भी मतलब सतर्क हुआ है और वो भी डरा हुआ है कि हमको कोई भी हालत में कांग्रेस को सेंटर में नहीं लाना है। लाना है तो मोदी को ही लाना है। इसीलिए मोदी को अनाप शनाप
झूठ झाट बता उता के भ्रमित करके जनता को वापस मोदी को लाओ। बस गोदी मीडिया का यही काम है। आपको लग रहा होगा कि हम सही न्यूज देखेंगे, सत्य समाचार दिखाएगा गोदी मीडिया, तो आप भूल जाइए, अब पहले का जमाना गया। अब गोदी मीडिया को खुद मालूम नहीं रहता कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बस वहां जो स्क्रिप्ट मिलता लिख करके वही बताने का, वही बोला। यही सब प्रकोप की वजह से हमारे देश में बदलाव की लहर चल रही है। मोदी लहर गया और कोरोना लहर भी चला गया, अब आएगा राहुल की लहर, कांग्रेस की लहर। और मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करता हूं और ना ही बीजेपी का सपोर्ट करता हूं और ना ही कोई मैं पार्टी का सपोर्टर हूं। मैंने इतना आपको इस वीडियो में बताया तो आपको लग रहा होगा ये कांग्रेस का आदमी है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। भैया ऐसा नहीं है, हम भी इतने बच्चे या ना समझ या अनपढ़ नहीं है कि हम नहीं समझते हैं। हम भी इस देश का नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने की वजह से हम सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, और सरकार अगर गलत करती है तो उसके खिलाफ हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, ये हर एक नागरिक बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं। आपको दिन दहाड़े को उठा लेगा, गोली मारेगा तो आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी इंसान, आम नागरिक जो है, वो सरकार के खिलाफ बोल सकता है अगर सरकार गलत काम कर रही है तो। और मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा। आपकी क्या राय है, इस बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे पीएम या फिर राहुल गांधी जी बनेंगे पीएम? कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।